अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर महविश फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम डायनामिक्स स्टडी कर रहे थे। डायनामिक्स में डिफरेंट तरह की हमने फोर्सेस अभी तक स्टडी कर ली। बेसिकली फोर फोर फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी किया कि कितने टाइप्स की फोर्सेस होती है, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं और कौन कौन सी फोर्सेस किस तरह एक्ट करती हैं। लेकिन जो ये वाला लेक्चर है इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती है। फंडामेंटल का मतलब ये कि कौन सी ऐसी बेसिक फोर्सेस है चार जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जो पाई जाती है बहुत मैक्सिमम फिनोमिना में जो फोर्सेस है वो यूज होती है। अब फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो बेसिक फोर टाइप्स की होती है। फंडामेंटल फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस बेसिकली फोर टाइप्स की होती है। नंबर वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो स्टेबल हालत में पाई जाती है। मतलब लेट सपोज अगर हमारे पास ग्रेविटी ना हो तो स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे। अगर एक बॉडी है वो ऊपर चली गई तो उस पर वापस जमीन पे आना है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेसिकली हर चीज की स्टेबिलिटी की वजह बनती है। अगर हम इंसान जमीन पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक फ्री फॉल बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने वापस एट द एंड जो है वो जमीन पर ही आना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? हर चीज को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक बहुत वीक फोर्स है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत वीक फोर्स कंसीडर किया जाता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा दूर से अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर बहुत बॉडी ऊपर चली गई है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको वापस जमीन पे ले आना है और इट्स अ वीक फोर्स। इसके बाद जो सेकंड फोर्स हम स्टडी करेंगे, सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दोनों एक्ट करते हैं, दोनों जो है वो बिहेव करते हैं, दोनों के अंदर दोनों का पार्टिसिपेशन होती है जी। समटाइम्स ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता, लेकिन जो मैग्नेटिक नेचर है उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बिहेवियर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। अगर तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी। अब इसका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है इसकी वजह से बहुत से मटीरियल ऐसे हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट मटीरियल शो द मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इस फोर्स के अंदर हम लोग ये जो है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, और लेकिन ये जो है ये वीक फोर्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर फोर्स। और इसके अंदर कौन कौन सी दो तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी की जाती है। माइक्रोस्कोपिक पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े बड़े ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है?
अगर मैं एक एटम बनाती हूँ, उस एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो इस न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इस न्यूक्लियस को क्या करती है, ये न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम में जो है वो प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इस न्यूक्लियस को उस अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए यूज की जाती है, मतलब कि एटम में न्यूक्लियस जो है वो अपनी पोजीशन ना छोड़े, वहां से डिस्प्लेस ना हो, इसलिए जो फोर्सेस यूज होती हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस यूज होती है। दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। पर ये शॉर्ट रेंज, इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, इनकी रेंज ऑलमोस्ट होती है 10⁻⁻⁴ मीटर्स तक। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है और ये हमेशा न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है जो न्यूक्लियस है वो हमेशा एटम के सेंटर में ही रहता है। नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, इसके अंदर एक और चीज, ये -14, सॉरी 4 मैंने लिख दिया था, 14। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली ऐसी फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करवाने के लिए यूज होती है, द यूज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। और एक और चीज, ये बीटा डीके में हेल्प करती है, यूज्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, और ये बीटा डीके में हेल्प करती है। अब बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में दो चीजें बनती है, एक बनता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा बनता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, अब ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो रेडियो एक्टिव डिके में हेल्प करती है, जो रेडियो एक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती है। अब इनके नाम से पता लग रहा है कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, मतलब वीक है, पर ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा वीक होती है, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन किससे स्ट्रॉन्ग होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज होती है 10⁻⁻17 मीटर्स। ठीक है, दोबारा एक दफा देख लिया, फंडामेंटल फोर्सेस में चार तरह की फोर्सेस है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बहुत ज्यादा वीक फोर्स है लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा दूर से किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से इफेक्ट करती है किसी भी मटीरियल को। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब हमारे पास दोनों के दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बेसिकली ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है लेकिन ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियस को एटम के दरमियान सेंटर में जो है वो डिस्प्लेस करवाने के लिए यूज होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो डिसइंटीग्रेट करवाती है न्यूक्लियस को, बीटा डीके में हेल्प करती है, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बनता है, एंटी न्यूट्रॉन बनता है। इवन के ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसकी रेंज 10⁻⁻17 है। नेक्स्ट एक चीज है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब यूनिफिकेशन क्या चीज होती है, अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस में हमने चार फोर्सेस डिस्कस की, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब एक और चीज है जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब यूनिफिकेशन का क्या मतलब है, यूनिफिकेशन का मतलब है आपके पास दो डिफरेंट नेचर की कोई फोर्सेस हैं और आप उनको किसी एक पॉइंट पे ला रहे हो, तो उसको हम कहते हैं वो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स है। ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एट अ सिंगल पॉइंट।
अब आपने क्या किया, दो तरह की डिफरेंट चीजों को एक सिंगल पॉइंट पे अगर आप ले आए हो तो उसको हम कहते हैं वही वो यूनिफिकेशन है। अब हमारे पास था अब्दुल सलाम और सेल्डन, दो साइंटिस्ट थे जिसपे अब्दुल सत्तार को नोबेल प्राइज भी मिला था। उसने क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की थी। कौन कौन सी फोर्स की, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स की और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ऑल्दो दे आर टोटली डिफरेंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक टोटली डिफरेंट फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एक टोटली डिफरेंट फोर्स है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट किया था जिसकी जिस पे जाके इन दोनों की नेचर और इन दोनों की बिहेव प्रॉपर्टीज जो थी वो यूनिफाई हो जाती, ठीक है। तो यूनिफाई और इस बात पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये जो उसका मॉडल था इसको कहा गया था यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे जाके दे एक्ट समहाउ दे एक्ट लाइक ईच अदर, और इसके अंदर इस प्रोसेस को कहा गया कि ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्सेस इन अ फ्री फॉल फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एनर्जी सॉरी फोर्स जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चीज होती है, फोर्सेस ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, लेट सपोज एक बॉडी है, एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी है, मतलब वो फ्रीली पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही। तो उस टाइम पे उस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट होती है, एक टेबल है, स्टैंड है, टेबल है, उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। सबसे पहले तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी वेट की फोर्स, जो कि डाउनवर्ड होगी। अब वेट की फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो ऑपोजिट वेट से फोर्स अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं वो नॉर्मल फोर्स। अगर तो वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर सिर्फ ये दो फोर्सेस अप्लाई होगी, एक वेट की फोर्स और एक वेट की फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट फोर्स से हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर वो बॉडी, अगर मैं उसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई करूँ वो बॉडी मूव करना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में उसकी वर्टिकली कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब है वेट जो है वो डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड ये एक्ट कर रही है। बट अगर मैं यहां से अप्लाई करूं कोई भी अप्लाइड फोर्स तो इस बॉडी के ऊपर एक और फोर्स अप्लाई होगी जो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो होगी फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये पता लग रहा है कि अगर एक बॉडी फ्रीली पड़ी हुई है किसी भी चीज के ऊपर तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही है। अगर तो एट रेस्ट है तो उसके ऊपर वेट की फोर्स है, वेट की फोर्स है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं है, तो वेट की फोर्स के ऑपोजिट होती है हमेशा नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर एक तरफ से अप्लाइड फोर्स हो रही है और वो बुक मूव कर रही है तो दूसरी तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है और अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही है। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।